12 साल तक वूजिन एक अजीब और समझ से बाहर नाइटमेयर का शिकार रहा जो उसे बिना रुके टॉर्चर करता रहा। एक ऐसी जगह जो अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी, ऐसे क्रीचर्स जो रियलिटी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। धीरे धीरे उसने एक बात समझ ली थी, अगर वो वहाँ मर जाता तो बस ड्रीम से जाग जाता, लेकिन दर्द वो बिल्कुल रियल लगता था, जैसे सच में मर रहा हो। 12 साल हो चुके थे उसी खौफनाक सपने में जीते हुए, फिर भी वो आदत डाल चुका था। उसने दर्द को सहना सीख लिया था, मरने का दर्द भी। लेकिन उसके दिल के अंदर एक बात और भी ज़्यादा दर्दनाक थी, वो थी नींद। नींद अब उसके लिए एक डर बन चुकी थी। जब भी वो रियलिटी में सोता, तुरंत उस नाइटमेयर वर्ल्ड में चला जाता और वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, मरना। सिर्फ मरकर ही वो वापस रियलिटी में आ सकता था। इसी वजह से वो कभी चैन से सो ही नहीं पाता था। थकान हद से ज़्यादा थी, लेकिन आराम उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। इस एंडलेस और मिजरेबल ड्रीम में बार बार मरने से बचने के लिए उसने खुद को हर चीज़ सीखने पर मजबूर कर दिया। वेपन स्किल्स, मार्शल आर्ट्स, स्वॉर्ड्समैनशिप, जंगल सर्वाइवल, हत्ता की वॉर टैक्टिक्स भी। हर वो चीज़ जो उसकी सर्वाइवल चांसेस बढ़ा सके उसने मास्टर कर ली। 12 साल तक बिना रुके मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई। नाइटमेयर में वो कम मरने लगा, लेकिन असली प्रॉब्लम वही रही, नींद। उसने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, लेकिन डॉक्टर उसके अजीब नाइटमेयर का रीज़न नहीं समझ पाई। उसने बस इतना कहा कि वूजिन को कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जो वो सच में करना चाहता हो, शायद तब वो ठीक से सो पाए। लेकिन वूजिन के लिए जवाब सिंपल था, बस वो सोना चाहता था। बस एक बार गहरी और शांत नींद लेना चाहता था। वो चुपचाप खड़ा था, सर हल्का सा पीछे झुका हुआ, आंखों में गहरी थकान। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। उसने महसूस किया कुछ गलत है। वो फ्रीज हो गया। उसकी नाक से खून बहने लगा, होठों से होता हुआ उसके हाथ पर टपकने लगा। उसकी नज़र धुंधली होने लगी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अगले ही पल अंधेरा छा गया। उसका जिस्म जोर से ज़मीन पर गिरा, बिल्कुल बेजान। खून उसके नीचे फैलने लगा। फिर एक अजीब एहसास हुआ। उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा थी। उसका जिस्म हल्का लग रहा था। पहली बार उसका वो कांस्टेंट हेडेक गायब हो चुका था। एक शांत और हल्का सा एहसास उसके अंदर भर गया, जैसे फ्रेश हवा उसके सीने और दिमाग में भर रही हो। सब कुछ शांत था, जैसे वो फाइनली अच्छी नींद सोया हो। 12 साल में पहली बार उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या वो सच में मर गया है? जैसे ही उसकी नज़र एडजस्ट हुई, उसे समझ आया अगर वो मर गया है तो ये वही नाइटमेयर वर्ल्ड है, और अगर अब वो यहाँ मर गया तो वापस रियलिटी में लौटने का कोई चांस नहीं होगा। उस पल उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये ही अब उसकी रियलिटी है। उसने अपनी नज़र उठाई, आंखों में एक नई क्लैरिटी के साथ। वो जानता था ये जगह क्या है और उससे क्या करना है। अभी लड़ना बेवकूफ़ी होती। सबसे पहले उसे मूव करना था, किसी रोशनी वाली जगह पर जहाँ मॉन्स्टर्स आना पसंद नहीं करते। कुछ पल के लिए वो चुप रहा, फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सेंसेशन उभरने लगा। उसने अपनी तलवार को कस के पकड़ा। उसने सोचा ये क्या एहसास है? डर नहीं था, कुछ और था। उससे भागना नहीं था। बिना सोचे वो आगे बढ़ा, सीधा मॉन्स्टर की तरफ। मॉन्स्टर भी शॉक हो गया, लेकिन वूजिन रुका नहीं। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद इसलिए क्योंकि उसने फाइनली अच्छा रेस्ट किया है, या फिर इसलिए क्योंकि ये नया जिस्म उसके पुराने से ज़्यादा यंग है। मॉन्स्टर ने अचानक जोर से अटैक किया। उसका बड़ा सा जिस्म सीधा उसकी तरफ गिरा। उसने अपना मुंह खोला उसे निगलने के लिए। उस पल सब क्लियर हो गया। उसका पूरा जिस्म चीख रहा था, लड़ने के लिए। उसकी आंखों में एक ठंडी और फोकस चमक आई। एक ही थॉट था, सर्वाइव करना है। अगली ही सेकंड उसकी तलवार चल पड़ी। एक क्लीन और पावरफुल स्ट्राइक के साथ उसने मॉन्स्टर के अटैक को बीच में ही काट दिया। खून हवा में उड़ने लगा, उसके क्लोक पर गिरता हुआ। उसका जिस्म स्मूथली मूव कर रहा था, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। मॉन्स्टर पीछे लड़खड़ाया। उसका बड़ा सा जिस्म धीरे धीरे गिरने लगा। उसने एक आखिरी चीख मारी और फिर जमीन पर गिर गया। वूजिन सीधा खड़ा रहा, तलवार को कस के पकड़े हुए। फिर धीरे से घुटनों पर बैठा, तलवार को जमीन में गाड़ दिया और अपनी सांस कंट्रोल की। एक फाइनल मोशन के साथ उसने ब्लेड मॉन्स्टर के जिस्म में घुसा दिया। अंदर से एक अजीब नीली रोशनी निकली। उसने हाथ बढ़ाया और एक ग्लोइंग ओब बाहर निकाला। वो ओब उसके हाथ में चमक रहा था, खून से भीगा हुआ। उसने उसे देखा, फिर बिना सोचे अपने मुंह तक ले गया। एक बाइट ली, ओब फट गया। अंदर का लिक्विड बाहर निकला, खून के साथ मिक्स होता हुआ। उसने सब पी लिया।
फिर वो सीधा खड़ा हो गया, जैसे ये सब उसके लिए रूटीन हो। डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में खून से रंगे होठों के साथ उसकी आंखों में ठंडी डिटर्मिनेशन चमक रही थी। उसने खुद से एक वादा किया, कुछ भी हो जाए वो जिंदा रहेगा और सबसे पहले उसे रोशनी की तरफ जाना है। वो बिना रुके चल पड़ा। कुछ टाइम बाद वो एक ट्री के सहारे बैठा था। आजकल उसकी जिंदगी थोड़ी पीसफुल हो गई थी। उसे ठीक से नींद आने लगी थी। 1 महीना हो चुका था इस दुनिया में आए हुए। इस दौरान वो बस आगे बढ़ता रहा, अंधेरे को पार करता हुआ हमेशा रोशनी की तरफ। अब चाहे उसके अंदर लड़ने का अर्ज भी आए, वो कंट्रोल में रहता था। वो अपने आप को कोई बैटल लवर नहीं मानता था। उसके लिए सिर्फ थ्रिल के लिए जान रिस्क करना पागलपन था। पेड़ के पीछे छुपकर वह चुपचाप देख रहा था जब एक विंग्ड बीस्ट अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा रहा था। उसके दांत खून से रंगे हुए थे। उसके दिमाग में एक हल्का सा ख्याल आया। इतना सब होने के बाद भी वो अपने अंदर के लड़ने के अर्ज को पूरी तरह दबा नहीं पा रहा था। फिर भी उसने खुद को याद दिलाया कि वो सिर्फ तभी शिकार करता है जब ज़रूरत हो, जब उसे खाना चाहिए होता है। और अभी उसे भूख लग रही थी। एक तेज और प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ वो आगे बढ़ा। उसकी तलवार एक ही मोशन में डीमन बीस्ट को बीच से काट गई। वो जानता था कि ऐसे मोमेंट्स में उसे सिर्फ सर्वाइवल से ज़्यादा कुछ मिल सकता है। डीमन बीस्ट्स के जिस्म के अंदर एक अजीब एसेंस होता था, एक ग्लोइंग कोर जो पावर से भरा होता था। बिना किसी हेजिटेशन के उसने उसे कंज्यूम कर लिया। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वो इसे खाता है तो शायद वो डीमन बीस्ट की पावर हासिल कर सकता है। और ये सिर्फ अंदाज़ा नहीं था। जब से उसने इन एसेंसेस को कंज्यूम करना शुरू किया था, इस खतरनाक दुनिया में अडैप्ट करना उसके लिए काफ़ी आसान हो गया था। उसने एक और चीज़ नोटिस की थी। लगता था ये जिस्म पहले किसी और का था, एक 3rd क्लास मर्सनरी का। अपने हाथ में बैज देखते हुए उसके दिमाग में एक और बात आई। वो इस दुनिया की लैंग्वेज समझ सकता था। अगर ऐसा बैज एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, इस दुनिया में कहीं ना कहीं लोग भी रहते हैं। तभी उसने आगे एक हल्की सी रोशनी देखी। उसकी नज़र टिक गई। उसका एक्सप्रेशन एक पल के लिए स्टिफ हो गया जब उसने कुछ नोटिस किया। अगली ही सेकंड उसकी नज़र ज़मीन पर टिक गई। वहाँ एक हिडन मैकेनिज्म था, एक ट्रैप। उसके शार्प मेटल जॉज किसी भी वक्त बंद हो सकते थे। वो तुरंत समझ गया, अगर ट्रैप है तो पास में लोग भी हो सकते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, सावधानी से। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक ब्राइट लाइट चमकी, उसका ध्यान खींचती हुई। वो तुरंत उस तरफ मुड़ा और जब उसने ध्यान से देखा तो उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा, एक घर। उसकी आंखें थोड़ी सी फैल गई हैरानी से। बिना देरी किए वो आगे बढ़ा और दरवाज़ा नॉक किया। थोड़ा सा अंदर झुककर उसने आवाज़ लगाई, पूछा क्या कोई अंदर है। जैसे ही वो अंदर गया उसकी नज़र एक टेबल पर रखी किताब पर पड़ी। वो रुक गया, थोड़ा कंफ्यूज्ड। कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। फिर क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने हाथ बढ़ाया और किताब को छुआ। उस पल उसके दिमाग में एक रियलाइजेशन आई, ये डीमन रेल्म का फील्ड रिकॉर्ड था। उसकी आंखें शौक से खुल गईं। उसने तुरंत किताब खोली और पेजेस जल्दी जल्दी पलटने लगा। जितना वो पढ़ता गया उतना ही उसका एक्सप्रेशन बदलता गया। उसे समझ आने लगा कि इस दुनिया का हिस्ट्री और यहाँ के टर्म्स सब डिटेल में इस किताब में लिखे हुए हैं। वो किताब को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। उसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग थॉट बना, अगर उसे इस दुनिया में जीना है तो ये किताब उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, अचानक एक आवाज़ ने उसे रोक दिया। किसने पूछा वो कौन है? उसने तुरंत अपना हाथ हल्का सा उठाया, सिचुएशन को काम करने के लिए। उसने समझाया कि गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। उसने बस बीच जंगल में घर देखा और क्यूरियोसिटी में अंदर आ गया, बस इतना ही। बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन ठंडा और सख्त था। उसने बिना झिझक के उसे निकलने को कहा, साफ कह दिया कि वो उससे कोई लेना देना नहीं रखता। ये सुनकर वूजिन ने आर्ग्यू नहीं किया। उसने सिर्फ सिर हिलाया और शांत आवाज़ में कहा कि वो समझ गया। कुछ पल के लिए वो हेजिटेट हुआ। उसके हाथ अभी भी किताब पर थे। फिर थोड़ी ऑकवर्ड टोन में बोला कि वो किताब पढ़ना चाहता है, क्या वो उसे उधार मिल सकती है? उसने कामली ऐड किया कि अगर पेमेंट चाहिए हो तो वो देने को तैयार है। बूढ़े आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, अगर वो मना कर दे तो? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। वूजिन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसके दिमाग में एक सॉलिड थॉट था, उसे ये किताब चाहिए सर्वाइव करने के लिए। उसकी नज़र थोड़ी सख्त हो गई। उसने डिसीजन ले लिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो चोर भी बन सकता है। अगली ही सेकंड उसका हाथ अपने वेपन की तरफ बढ़ा। उसने उसे कस के पकड़ा। उसका जिस्म टेंस हो गया।
उसी वक्त बुढ़े ने अपना क्रॉसबो उठाया और सीधा उसकी तरफ एम कर दिया। दोनों के बीच की हवा ठंडी और भारी हो गई, किलिंग इंटेंट से भरी हुई। वूजिन ने उसे ध्यान से देखा। अंदर ही अंदर उसने माना कि उसे नहीं पता बुढ़ा कितना स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक हल्की सी कॉन्फिडेंस उभरी। उसने सोचा शायद वो हार नहीं सकता। बुढ़ा कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से सांस ली। आखिर में उसने काम आवाज में कहा, कोई असली चोर खुद नहीं बोलता कि वो किताब पढ़ना चाहता है। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका नाम हेक्टर था। मौका देखकर वूजिन ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। उसने अपना नाम बताया, किम वूजिन। नाम सुनते ही बुढ़ा थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। उसने रिपीट किया और बोला कि यह काफी यूनिक नाम है। कुछ देर बाद वूजिन ने सिर हिलाया, कहा कि उसे जिन बुला ले। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि शायद उसका नाम यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल है। थोड़ी देर बाद हेक्टर ने सिर हिलाया, कहा कि वो समझ गया जिन क्या कहना चाहता है, लेकिन उसने ये भी क्लियर किया कि किताब उसके लिए भी बहुत प्रेशियस है, इसीलिए वो उसे उधार नहीं दे सकता। फिर भी उसने एक कॉम्प्रोमाइज ऑफर किया। अगर जिन सच में किताब पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ कुछ टाइम के लिए रह सकता है और घर के अंदर ही किताब पढ़ सकता है, लेकिन बदले में उसे घर के कुछ सिंपल काम में मदद करनी होगी। ये सुनकर जिन ने बिना डिले के हाँ कर दी। उसने तुरंत शुक्रिया भी कहा। कुछ ही देर में जिन हेक्टर के घर में रहने लगा। हेक्टर थोड़ा ब्लंट था, लेकिन बुरा इंसान नहीं लग रहा था। बाद में हेक्टर ने उसके सामने एक बाउल रखा और कहा कि वो खाए। जिन ने नीचे देखा, थोड़ा स्टंट। जैसे ही उसने एक बाइट ली, उसके अंदर एक गर्म सा एहसास फैल गया। काफी टाइम हो गया था उसे ऐसा खाना खाए हुए। खाना बहुत टेस्टी था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि हेक्टर शायद एक फरिश्ता है। सुबह होते ही हेक्टर शिकार पर जाने की तैयारी करने लगा। जिन ने पूछा, क्या वो आज भी बाहर जा रहा है? हेक्टर ने काम टोन में जवाब दिया कि इस बार थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर उसने बताया कि वो उस डीमन बीस्ट से बदला लेने जा रहा है जिसने उसके साथी को मार दिया था। जिन ने उसे चुपचाप देखा। उसने हेक्टर के एक्सप्रेशन में टेंशन नोटिस की। अगर हेक्टर जैसा स्ट्रांग आदमी सिर्फ बात करते हुए सीरियस हो रहा है तो दुश्मन बहुत पावरफुल होगा। जब हेक्टर घर से बाहर गया तो जिन ने साइलेंटली कंक्लूड किया कि वो डीमन बीस्ट बहुत ही डेंजरस होगा। जब जिन अकेला रह गया तो उसने अपना टाइम फील्ड रिकॉर्ड पढ़ने में लगाया। वो ध्यान से हर पेज को पढ़ता गया। रिकॉर्ड की कहानी नॉर्दर्न एम्पायर से शुरू होती है। इसमें लिखा था कि नॉर्दर्न एम्पायर का राजा लालच में अंधा हो गया था। उसने द गेट ऑफ द अदर वर्ल्ड यानी कि एक ऐसे आर्टिफैक्ट पर हाथ रख दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें सब सच्चाइयों का राज और इमेंस पावर छुपा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, सब कुछ बदल गया। उस दिन के बाद से डिजास्टर्स शुरू हो गए। गेट से निकले पावरफुल डीमन बीस्ट्स पूरी जमीन पर फैल गए। सिर्फ 9 सालों में पूरा नॉर्दर्न रीजन एक डीमन रेल्म बन गया। इसके जवाब में कई ह्यूमन फैक्शंस एक साथ आए और उन्होंने चर्च अलायंस बनाया। मिलकर उन्होंने एक मैसिव बैरियर खड़ी की ताकि डीमन रेल्म के स्प्रेड को रोका जा सके। ये सब पढ़ने के बाद उसने धीरे से किताब बंद कर दी और गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ आ गया था कि इस रिकॉर्ड में बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। जैसे जैसे वो और सोचने लगा, एक बात उसके दिमाग में क्लियर होने लगी। जितना ज़्यादा कोई डीमन रेल्म के अंदर गहरा जाता है, उतने ही ज़्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट्स मिलते हैं, और दूसरी तरफ जितना कोई रोशनी के करीब जाता है, उतने ही कमज़ोर वो क्रीचर्स होते दिखते हैं। इसी वक्त हेक्टर जंगल के अंदर तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा था। उसका जिस्म हवा को चीरते हुए फुल स्पीड में दौड़ रहा था। दूसरी तरफ जिन गहरी सोच में बैठा हुआ था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो डीमन रिल्म के अंदर कितना आगे आ चुका है। ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। वो अपनी ही स्ट्रेंथ पर भी सवाल उठाने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजनबी जगह में वो कितना पावरफुल है। उधर हेक्टर बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसकी तेज नज़र आसपास सब कुछ स्कैन कर रही थी। तभी दूर से एक ग्रुप डीमन बीस्ट्स का दिखाई दिया, जो सीधा उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके इरादे बिल्कुल खतरनाक थे। उनकी दौड़ से जमीन हिल रही थी। हेक्टर का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने अपना बो निकाला और फोकस के साथ तैयार हो गया। डीमन बीस्ट्स तेजी से उसकी तरफ झपटे, अपने बड़े खुले हुए मुंह के साथ उसे चीर देने के लिए। उस पल हेक्टर ने बिना झिझक रिएक्ट किया। उसने अपने पैर जमीन पर जोर से मारे और तुरंत डायरेक्शन बदल ली, अटैक को मुश्किल से अवॉइड करते हुए। फिर बिना वक्त गंवाए उसने अपना बो तानकर एक के बाद एक एरोस छोड़े। तीर हवा को चीरते हुए रोशनी की तरह आगे बढ़े और सीधा बीस्ट्स की तरफ गए। बीस्ट्स फिर भी रुकने वाले नहीं थे। वो और तेज झपटे, लेकिन हेक्टर शांत रहा। उसके अटैक्स ने उनकी स्पीड डिस्टर्ब कर दी। उन्हें बीच में ही एडजस्ट करना पड़ा। फिर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा और उसने दांतों को भींचते हुए सिचुएशन की इंटेंसिटी महसूस की।
वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो गया। समझ गया कि इन रिलेंटलेस क्रीचर्स से डील करना आसान नहीं होगा, इसलिए बिना डिले किए हेक्टर तुरंत घर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचने वाला था, उसने देखा कि जिन उसके रास्ते में खड़ा है। उसकी आंखें एक ठंडी लाल रोशनी से चमक रही थीं और उसने अपना वेपन कस के पकड़ा हुआ था। ये देखकर हेक्टर घबरा गया। उसने जोर से चिल्लाया और जिन को भागने को कहा। उसकी आवाज़ में अर्जेंसी थी, ये जगह बहुत डेंजरस है। लेकिन जिन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगली ही सेकंड वो हिल गया। एक फ्लैश में वो हेक्टर के पास से निकल गया। हेक्टर शॉक में रह गया। जिन का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था, उसकी लाल आंखें ठंडी चमक रही थीं। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। अगले ही पल वो फिर मूव हुआ। एक एक्सप्लोजिव स्पीड के साथ वो आगे बढ़ा। वो सीधा आसमान की तरफ उछल गया। बैटलफील्ड के ऊपर एक ही जंप में पहुंच गया। नीचे एक मैसिव बीस्ट ने उसे देखा। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने अपने पंजे उठाए अटैक के लिए, लेकिन जिन तब तक नीचे आ चुका था, जैसे एक गिरती हुई तलवार। सीधा नीचे आते हुए उसने अटैक किया। एक ही क्लीन मोशन में उसने बीस्ट के जिस्म को बीच से काट दिया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि बीस्ट का जिस्म 2 टुकड़ों में बट गया। खून हवा में फट गया और उसका जिस्म जोर से जमीन पर गिरा। धूल और शॉक वेव्स चारों तरफ फैल गए। दूर खड़े बाकी बीस्ट्स एक पल के लिए रुक गए। उनकी नज़र उस मरे हुए बीस्ट पर टिक गई। उनके गले से धीमी ग्राउल्स निकली। उनकी इंस्टिंक्ट्स उन्हें वार्न कर रही थी, सामने खतरा है। एक बड़ा बीस्ट आगे बढ़ा, अपने तेज दांत दिखाते हुए, और एक गहरी गुर्राहट निकाली। उधर हेक्टर बिल्कुल जम गया था। उसकी आंखें फैली हुई थी, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। जिन ने एक ही बार में एक वेयरवुल्फ को मार दिया था। जिन ने हल्का सा अपना सर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने हेक्टर की तरफ देखकर पूछा, क्या ऐसा डीमन बीस्ट स्ट्रांग भी माना जाता है? हेक्टर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। उसकी भौवें सिकुड़ गईं। उसने डिसबिलीफ में सवाल रिपीट किया, क्या वो सच में पूछ रहा है कि वेयरवुल्फ स्ट्रांग होता है या नहीं? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, हाँ, वेयरवुल्फ स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। जिन ने शांति से सुना। कुछ पलों के लिए वो चुप रहा, फिर उसने हल्का सा सर हिलाया। उसने हेक्टर की बात की गहराई समझ ली। फिर भी उसने कोई टेंशन नहीं दिखाई। सीधी और शांत आवाज़ में उसने कहा, अगर ऐसा है तो वो डिटेल्स बाद में सुन लेगा, पहले वो बाकी सबको हैंडल करेगा। उसके सामने जंगल से एक पूरा पैक निकला, वेयरवुल्फ्स का झुंड। उनकी आंखें चमक रही थीं, दांत बाहर निकले हुए थे। जमीन हल्की सी कांप रही थी जब वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। जिन अकेला खड़ा था। उसने अपनी तलवार ढीली पकड़ी हुई थी। बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। उसने आंखें सिकोड़ी और पैक को ध्यान से देखा। उसके लिए वो इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे थे। फिर उसने काउंट किया, लगभग 40 थे। उसने समझा कि इतनी संख्या किसी को भी मार सकती है अगर वो केयरलेस हो जाए तो। इसलिए उसने सीधा अटैक करने के बजाय एक प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले सेकंड इन कमांड, यानी लीडर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे मारेगा। अगर वो गिर गया तो बाकी का मोराल टूट जाएगा। उसकी नज़र तीखी हो गई। उसने अपना टारगेट लॉक कर लिया। वो एक बड़ा सा बीस्ट था, अनयूजुअल साइज का, सबसे आगे खड़ा हुआ। जिन ने बिना डाउट के उसे आइडेंटिफाई कर लिया। अगली ही सेकंड उसके जिस्म से एक तेज लाल ऑरा फूट निकला। उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई। उसके अंदर किलिंग इंटेंट उभर रहा था। उसका टारगेट क्लियर था। उसके दिमाग में एक ही फैसला था, सबसे पहले वही मरेगा। सामने खड़ा बड़ा बीस्ट धीमी गुर्राहट के साथ उसकी तरफ देखता रहा। उसकी नीली चमकती आंखें सीधा जिन पर टिक गईं। जिन की लाल आंखें उसका जवाब दे रही थीं, ठंडी, फोकस्ड और बिल्कुल तैयार। उस पल शिकारी और शिकार दोनों एक दूसरे को चुपचाप घूरते रहे। बड़ा सा वुल्फ रुक गया। उसका एक्सप्रेशन टाइट हो गया, जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ हो। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक छोटे से पल के लिए वो हेजिटेट कर गया। उसके पीछे खड़े छोटे वुल्फ्स कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर अचानक वो बड़ा वुल्फ जोर से पीछे की तरफ उछल गया, जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती फेंक दिया हो। पूरा पैक शॉक में जम गया। उनकी आंखें डिसबिलीफ से फैल गई। एक तीखी सी स्टन रिएक्शन उन सब में फैल गई। बड़ा वुल्फ जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज़ गुस्से और घबराहट से भरी हुई थी। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी और उसके टोन में पहली बार पैनिक साफ महसूस हो रहा था। चारों तरफ वुल्फ्स रुक गए। उनकी आंखें और ज़्यादा फैल गईं और पहली बार उनके अंदर डर फैल गया। अगले ही पल उनकी फॉर्मेशन टूट गई। एक के बाद एक सब वुल्फ्स मुड़ गए और भागने लगे। बिना एक सेकंड सोचे वो बैटलफील्ड छोड़कर भाग गए, जैसे मौत से भी ज़्यादा डरावनी चीज़ उनके सामने हो। हेक्टर डिसबिलीफ में खड़ा रह गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या देख रहा है।
वुल्व्स जो अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते थे वो भाग गए थे। जिन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसका एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदला। वो बस उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने धीरे से नोट किया कि कम से कम उनमें इतनी समझ तो थी कि सिचुएशन को समझ सकें। सीन शिफ्ट होता है एक शांत लकड़ी के घर में, जहां वेयरवुल्फ का बड़ा सा डेड बॉडी टेबल पर पड़ा हुआ था। हेक्टर ने शांति से कहा कि इसकी कीमत कम से कम 40 गोल्ड कॉइन्स है। उसने बताया कि ये उस बाउंटी की अमाउंट है जो इस वेयरवुल्फ के सर पर रखी गई थी। जिन ने बॉडी की तरफ देखा और पूछा, क्या ये अमाउंट ज़्यादा माना जाता है? हेक्टर ने बिना झिझक के हाँ में सर हिलाया। उसने कहा कि इतने पैसे में कोई आदमी 6-7 साल तक आराम से जी सकता है। ये सुनकर जिन के एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव आया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी दिखी। फिर उसने दोबारा डेड बॉडी की तरफ देखा और पूछा, ऐसा कमज़ोर क्रीचर इतनी बड़ी बाउंटी कैसे रख सकता है? कुछ पल के लिए वो सोचने लगा। फिर उसके दिमाग में एक और बात क्लियर हुई। असली बात कुछ और थी। अगर इतना ट्रैश जैसा वेयरवुल्फ भी इतनी बड़ी रिवॉर्ड दे सकता है, तो जब भी उसे पैसे की ज़रूरत होगी वो बस ऐसे क्रीचर्स को ढूंढकर मार सकता है और बिना रुके इनसेन अमाउंट में पैसा कमा सकता है। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद यहाँ की ज़िंदगी उस 12 साल के नाइटमेयर से आसान हो सकती है। घर के अंदर हेक्टर वेयरवुल्फ के बॉडी को चेक कर रहा था। उसने वेयरवुल्फ हाइड के साथ जिन को जर्की दिया, एक पाउच जिसमें सिल्वर कॉइन्स थे और एक मैप जिसे पाइनियर मैप कहा जाता था। जिन ने सब चीज़ों को देखा, थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हेक्टर ये सब उसे क्यों दे रहा है, लेकिन हेक्टर ने शांति से सब उसके हाथ में दे दिया और कहा कि वो इन सबको पाइनियर विलेज ले जाए। उसने बताया कि लोकेशन मैप पर मार्क्ड है और वहाँ एक आदमी मिलेगा, जेकब, वही हाइड की सही कीमत देगा। ये सुनकर जिन थोड़ा हेजिटेट हुआ। उसने पूछा, क्या इतनी वैल्यूएबल चीज़ें लेना ठीक है? हेक्टर ने शांत नज़र से उसे देखा और कहा कि वेयरवुल्फ उसके लिए मारा गया था, ये सिर्फ एक रीपेमेंट है। उसने याद दिलाया कि उसने पहले भी कहा था कि उसका वेयरवुल्फ से पर्सनल बदला था। हेक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए शुक्रिया अदा किया। उसने दिल से उसका धन्यवाद किया कि उसने उसका बदला लिया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगर किस्मत में चाहा तो वो फिर कभी मिलेंगे। जिन ने उसका हाथ पकड़ा और फर्मली शेक किया। शांत एक्सप्रेशन के साथ उसने भी उसका शुक्रिया अदा किया। फिर दोनों ने अलविदा कहा। जिन ने अपनी पीठ पर हैवी वेयरवुल्फ हाइड और सामान उठाया। बिना पीछे देखे वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। हेक्टर दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद जिन जंगल के अंदर और गहरा चला गया। लंबे पेड़ों के बीच एक पतली सी राह पर वो आगे बढ़ता रहा। आसपास शांति थी, सिर्फ पत्तों की हल्की सी खड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। वो अकेला ही अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज़ ने उस खामोशी को तोड़ दिया। दूर एक बड़े पत्थर के ऊपर एक वेयरवुल्फ खड़ा था। उसकी लंबी पूंछ ऊपर उठी हुई थी। उसने धीमी और डरावनी गुर्राहट निकाली। उसकी नज़र सीधा जिन पर टिकी हुई थी। कुछ दिन बाद जिन आखिरकार पायनियर विलेज के गेट तक पहुंचा। उसकी पीठ पर अभी भी वेयरवुल्फ हाइड और सामान था। उसने आगे देखा और समझा ये वही जगह है जिसका जिक्र हुआ था। उसने आसपास ध्यान से देखा। छोटा विलेज होने के बावजूद ये काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपरली बिल्ट था। जैसे ही वो अंदर गया, एंट्रेंस पर गार्ड्स ने उसे थोड़ी देर के लिए रोका, लेकिन बिना किसी प्रॉब्लम के वो अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने महसूस किया कि माहौल बदल गया है। गांव के लोग उसे देखने लगे। उनकी नज़रों में कॉशन और क्यूरियोसिटी थी। जिनने सोचा शायद इसलिए क्योंकि वो उनके लिए एक अजनबी है, लेकिन वो समझता था कि ये नॉर्मल है। इस दुनिया में इंसान भी डीमन बीस्ट से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और एक टैवर्न में घुस गया। अंदर का माहौल काफ़ी लाइवली था। लोग टेबल्स पर बैठे हुए थे। कोई पी रहा था, कोई खा रहा था, कोई बातें कर रहा था और कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे। शोर शराबा होने के बावजूद कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। जिन ने उन्हें इग्नोर किया और सीधा काउंटर की तरफ चला गया। उसने अपना बंडल और हाइड धीरे से काउंटर पर रख दिया। काउंटर के पीछे खड़े आदमी ने उसे देखा और कैजुअली पूछा, क्या वो बियर लेना चाहेगा? जिन ने शांति से मना कर दिया। उसने कहा कि वो ड्रिंक नहीं करेगा। फिर थोड़ा सीरियस होते हुए उसने पूछा, क्या यहाँ जेकब नाम का कोई आदमी है? ये सुनकर एक आदमी ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। वो आगे बढ़ा और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका नाम जेकब है। फिर उसने सीधा पूछा, जिन को उससे क्या काम है? जिन ने उसे शांति से ऑब्जर्व किया और अंदर ही अंदर सोचा, ये ही जेकब है, लेकिन ये बिल्कुल उस टाइप का आदमी लग रहा है जो लोगों को इजीली ठग लेता है।
अपने असली थॉट्स को छुपाते हुए उसने कामली बताया कि उसे एल्डर हेक्टर ने भेजा है। उसने ऐड किया कि हेक्टर ने कहा था अगर वो जेकब से मिले तो वो वेयरवुल्फ हाइड बेच सकता है। जैसे ही जेकब ने ये सुना उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। शॉक उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो डिसबिलीफ में चिल्लाया, क्या वो सच में वेयरवुल्फ था? फिर उसने तुरंत पूछा, क्या हेक्टर ने वाकई एक वेयरवुल्फ को मार दिया? जिन ने उसका रिएक्शन देखा और समझ गया कि जेकब ये मान रहा है कि वेयरवुल्फ को हेक्टर ने ही मारा है। थोड़ा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि उसे करेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जेकब ने हाइड को ध्यान से देखना शुरू किया उसका एक्सप्रेशन अचानक फ्रीज हो गया। उसकी आंखें शॉक से फैल गईं। वो उसे घूरते हुए धीरे से बोल पड़ा, क्या ये सच में वेयरवुल्फ हाइड है? आसपास के लोग भी सरप्राइज हो गए। वो आपस में बातें करने लगे, सोचने लगे कि क्या बुढ़ा हेक्टर ने आखिरकार ये कर दिखाया। कुछ लोग एडमिरेशन के साथ बोले, उम्र होने के बाद भी हेक्टर हेक्टर ही है। जेकब के होंठ धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदलने लगे। वो कॉन्फिडेंट लाफ के साथ बोला, ऑफ कोर्स हेक्टर ये कर ही लेगा। उसने खुशी से कहा कि उसे हमेशा से पता था हेक्टर सक्सेसफुल होगा। लेकिन अचानक माहौल बदल गया। कुछ आदमियों ने जिन को घेर लिया। उनकी नीयत साफ थी। एक आदमी आगे बढ़ा, हाथ में चाकू पकड़े हुए, जबकि बाकी लोग पीछे से उसे घेरने लगे। फिर भी जिन बिल्कुल काम रहा। उसकी आंखें तीखी हो गईं जब उसने पूछा, तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो? जेकब ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये तो ऑब्वियस होना चाहिए। उसने वार्निंग दी, जब तक वो अच्छा बन रहा है तब तक चुपचाप चले जाओ, शायद वो उसकी जान छोड़ दे। ये सुनकर जिन तुरंत सब समझ गया। अंदर ही अंदर उसने सोचा, वो सही था। हेक्टर ने जिसे रेकमेंड किया वो वाकई एक स्कैमर निकला। फिर उसने शांति से बोला, हेक्टर ने इस आदमी पर इतना भरोसा किया कि उसे यहाँ भेजा, और ये आदमी पहले से ही धोखा देने का प्लान बना के बैठा था। ये सुनकर जेकब का एक्सप्रेशन हल्का सा डार्क हो गया। उसने उसे अपनी जुबान संभालने को कहा। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ अपना रीज़न बताया। हेक्टर बहुत दूर चला गया है। उसे सप्लाईज भेजना सिर्फ लॉस का सौदा है, इसलिए वो हाइड लेकर अपने लॉसेस कवर करेगा। ये सुनकर जिन की नज़र ठंडी हो गई। उसकी आंखों में एक खतरनाक लाल चमक उभरी। उसके दिमाग में एक थॉट आया, क्या उसे इसे मार देना चाहिए? कुछ पल के लिए उसके अंदर किलिंग इंटेंट उभर गया, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। सिचुएशन कितनी भी गंदी क्यों ना हो, सिर्फ एक हाइड के लिए वो किसी को नहीं मार सकता। जब वो हेजिटेट कर रहा था तभी एक आदमी ने अचानक अपना ड्रिंक उसके चेहरे पर फेंका। लिक्विड उसके चेहरे और कपड़ों पर बहने लगा। वो आदमी गाली देते हुए बोला, शुक्र मना कि वो लोग अच्छे हैं। फिर जेकब ने मॉकिंग ग्रिन के साथ ऐड किया, ज्यादा सोचना बंद कर और यहां से निकल जा। जिन चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। लिक्विड की बूंदें उसके चेहरे और क्लोक से धीरे धीरे बह रही थीं। बिना एक शब्द बोले वो मुड़ गया और चलने लगा। उसके पीछे एक मग जमीन पर गिरने की आवाज आई जो घूमता हुआ फ्लोर पर रोल करने लगा। आसपास के लोग उसे ध्यान से देख रहे थे, अपने वेपन्स रेडी रखे हुए। वो उसे घेर कर खड़े थे, लेकिन जिन बिना हेजिटेशन के उनके बीच से निकल गया। ये देखकर जेकब, जो अब वेयरवुल्फ हाइड पहने हुए था, संतुष्ट होकर स्मर्क करने लगा। उसने कहा, स्मार्ट चॉइस। लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन बदल गया। कंफ्यूजन उसके चेहरे पर उभर आई। कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था। जिन चलते चलते रुक गया। उसने डोर को ब्लॉक कर दिया। अब बिना उसकी परमिशन के कोई बाहर नहीं जा सकता। फिर उसने हल्का सा सर घुमाया। शांत आवाज में उसने जेकब को पुकारा। जिन की नज़र ठंडी हो गई जब उसने बोला, अगर शुरू से ही धोखा देने का प्लान था तो पीछे से वार करने के बजाय सीधा गर्दन पर अटैक करना चाहिए था। यह सुनकर जेकब एक अजीब सी आवाज़ निकाल कर रह गया। वो एक पल के लिए स्टन हो गया, फिर उसका एक्सप्रेशन टेढ़ा हो गया। उसने जिन का मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना खुद को समझता है। एक आदमी तुरंत आगे बढ़ा, किलिंग इंटेंट के साथ। वो चिल्लाया, जैसे तू जैसे बच्चे को अपनी जान की कीमत तक नहीं पता। उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से जिन पर गिराई। उसे पूरा यकीन था कि एक ही वार में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जिन बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी नज़र और ठंडी हो गई। अंदर ही अंदर एक थॉट उभरा, ऐसी गंदगी के खिलाफ अगर वो इन्हें मार भी दे तो उसे कोई गिल्ट नहीं होगा। तलवार नीचे आई, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जिन हिल गया। उसने परफेक्ट टाइमिंग के साथ अटैक डॉज कर लिया। अटैकर तुरंत फिर से अटैक करने लगा। उसने अपना वेपन कस के पकड़ा। उसकी आंखें शॉक से फैल गईं। वो धीरे से बोला, ये स्ट्राइक इतनी हैवी क्यों लग रही है? उसी वक्त जिन की लाल आंखें चमकी। उसका एक्सप्रेशन काम था, लेकिन डेडली। अगले ही सेकंड जिन हिल गया। वो केओस के बीच से ऐसे गुजरा जैसे हवा हो। ब्लेड्स उसके पीछे हवा में काट रहे थे। खून जमीन पर छिड़क गया जब एक आदमी गिर गया। वो उसकी स्पीड का सामना नहीं कर पाया। एक और अटैकर गरजा और उसने अपना वेपन ऊपर उठाया। उसने पूरी ताकत
से अटैक किया, लेकिन जिन तब तक उसके पास से निकल चुका था। उसका अटैक जमीन पर गिरा, जोर से इम्पैक्ट हुआ और फ्लोर टूट गया। धूल और टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। बिना डिले के जिन ने पास का एक टेबल उठाया और उसे वेपन की तरह घुमा दिया। टेबल जोर से एक अटैकर से टकराया और वो पीछे गिर गया। वो आदमी गुस्से में दांतों को भींचकर चिल्लाया और वापस अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जिन की मूवमेंट्स प्रिसाइज और ओवरवेलमिंग थी। एक ही पल में जिन ने अपनी तलवार उसके जिस्म को काट दिया। खून जमीन पर फैल गया। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं, बिल्कुल ठंडी और स्टेबल, केओस के बीच में भी। ये सब देखकर जेकब जम गया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। डर ने उसे पकड़ लिया। वो शॉक में सोच रहा था, ऐसा मॉन्स्टर आया कहां से? उसके दिमाग में ये बात फिट नहीं हो रही थी कि इतना स्ट्रांग आदमी उसके आसपास हो और उसे पता भी ना हो। लड़ाई अभी भी चल रही थी। जेकब के थॉट्स और तेज हो गए। चाहे सच कुछ भी हो, एक बात क्लियर थी, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो बेकार में मर जाएगा। इसी वक्त एक और अटैकर आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से तलवार घुमाकर जिन पर अटैक किया, लेकिन जिन बिल्कुल स्टेबल रहा। घेरने के बाद भी उसका पोस्चर नहीं हिला। एक ही इंस्टेंट में उसने अपनी तलवार चलाई और अटैकर का जिस्म काट दिया। उसी वक्त साइड से एक और आदमी आया और उसने पंच मारा, लेकिन उससे पहले कि अटैक लैंड करे, जिन हिल गया। उसने अटैक डॉज किया और अपना पंच सीधा उस आदमी के टोर्सो में दे मारा। इम्पैक्ट हैवी था। उसका जिस्म झुक गया, उसकी सांस रुक गई। अगले ही सेकंड उसने फॉलो अप अटैक किया। उसने उसे जोर से पीछे फेंक दिया। इम्पैक्ट की आवाज़ गूंज उठी। वो ज़मीन पर जोर से गिरा। उसके पीछे खून की लकीर छूट गई। वो वहाँ सीधा खड़ा रहा। उसका आधा चेहरा शैडो में था। उसके गाल पर खून लगा हुआ था, फिर भी उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था, जैसे ये सब कुछ भी नहीं हो। उस पल जेकब टूट गया। उसका चेहरा डर से टेढ़ा हो गया। वो पैनिक में चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो गाली देते हुए चिल्ला पड़ा, भागो! बिना डिले के सब लोग भाग गए। वो विंडो से कूदकर भागने लगे। एक आदमी जोर से आगे गिरा। लकड़ी और शीशे के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। उसका जिस्म जोर से जमीन पर जा गिरा और वो बेबस होकर रोल करने लगा। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि उसकी सांस तक रुक गई। वो मुश्किल से खुद को उठने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल उसका चेहरा डर से टेढ़ा हो गया। वो चीख पड़ा, ये रेड वुल्फ है। उनके सामने एक खतरनाक बीस्ट खड़ा था। उसकी चमकती हुई आंखें किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। उसके तेज दांत बाहर निकले हुए थे और उसके गले से एक धीमी डरावनी गुर्राहट निकल रही थी। तुरंत ही सब आदमियों के अंदर डर फैल गया। उनमें से एक ने घबराकर पूछा, ऐसा डीमन बीस्ट गांव के अंदर कैसे आ गया? लेकिन किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसी वक्त जिन भी विंडो से बाहर कूद गया। वो सीधा उनके पीछे अपीयर हुआ। उसकी तलवार पहले से ही निकल चुकी थी। जेकब जम गया। उसके हाथ डर के मारे खुद ही ऊपर उठ गए। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जिन इतनी जल्दी उसके पीछे कैसे आ गया। बाकी आदमी घबराकर पीछे हटने लगे। उनके जिस्म कांप रहे थे। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिन और उस मॉन्स्टरस वुल्फ दोनों की प्रेजेंस ने उनकी हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी। जिन ने वुल्फ को देखा और तुरंत पहचान लिया। ये वही बीस्ट था जिसने पहले उस पर अटैक किया था। वुल्फ एक पल के लिए जम गया। उसका एक्सप्रेशन बदल गया, जैसे वो समझ गया हो। दोनों के बीच एक भारी खामोशी छा गई। जिन के होंठ हल्की सी मुस्कान में मुड़ गए। उसने ठंडी और बेपरवाह आवाज में पूछा, क्या वो भी मरने के लिए यहाँ आया है? ये सुनते ही वुल्फ का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसके अंदर गुस्सा और शौक एक साथ उभर गया। उसका जिस्म टेंस हो गया। वो जमीन पर रोल करने लगा, तेज सांस लेते हुए, अजीब सी आवाजें निकालते हुए। जिन उसके सामने बिल्कुल शांत खड़ा रहा। वो बस उसे देखता रहा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल समझ से परे था। आसपास खड़े आदमी कंफ्यूजन में पड़ गए। उनके चेहरे शौक से भरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो रहा है। जिन ने वुल्फ की तरफ देखा और धीरे से सोचा, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? उसने नोटिस किया कि बीस्ट अजीब बिहेव कर रहा है। वो एक डरावना डीमन बीस्ट कम और डरा हुआ कुत्ता ज्यादा लग रहा था। ये देखकर जिन ने अपनी उंगली उन 3 आदमियों की तरफ पॉइंट की। फिर उसने सीधा कमांड दिया, इनके ऊपर हमला करो। अगली ही सेकंड वुल्फ ने एक्सप्लोसिव स्पीड से जंप लगाया। उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। वो सीधा एक आदमी पर झपटा। उस आदमी की आंखें डर से फैल गईं। उसके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। वुल्फ के दांत सीधा उसकी तरफ आ रहे थे। अगली ही सेकंड वुल्फ के जॉस जोर से बंद हो गए। उसने आदमी को पकड़ लिया। उसकी चीख हवा में गूंज उठी। दर्द उसके पूरे जिस्म में फैल गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगली ही सेकंड खून छिड़क गया। बीस्ट ने बिना किसी हेजिटेशन के उससे चीरना शुरू कर दिया। अटैक बिल्कुल रूथलेस था, कोई रहम नहीं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। जिन ने बस शांति से ये सब देखा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। उसने धीरे से एक हल्की सी आवाज निकाली और सिर्फ इतना कहा, बुरा नहीं है।